नमस्कार साथियों, देश के 12 राज्यों में एसआईआर वेरिफिकेशन का जो प्रोसेस है वो एकदम अंतिम चरण में है। यानी सब कुछ वहां पर हो चुका है, सभी ने अपने फॉर्म फिलअप कर दिए, बीएलओ ने अपनी तरफ से डाटा अपलोड कर दिया और अब वहां पर अंतिम जो स्टेप है वो बचा हुआ है चुनाव आयोग के द्वारा वेरिफिकेशन का। और इस अंतिम चरण में क्या होता है वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। हियरिंग पर किसको बुलाया जाएगा, किसको नहीं बुलाया जाएगा, अगर बुलाया जाएगा तो आपको कैसे बचना है और नहीं बुलाया जा रहा है तो उसके पीछे का रीजन क्या है, सभी पर विस्तार से बात होने जा रही है। आज आपका कोई भी डाउट अधूरा नहीं रहेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और उन सभी चीजों को समझते हैं जो हर एक जिम्मेदार मतदाता को समझनी चाहिए। तो साथियों, यहां पर मैं सबसे पहले आपको बता देता हूं कि अगर आपने एसआईआर वेरिफिकेशन अपना कंप्लीट कर लिया है तो अब चुनाव आयोग के द्वारा हियरिंग पर बुलाया जा रहा है। ऐसे लोगों को बुलाया जा रहा है वो आज मैं आपको बताऊंगा जिन लोगों ने कुछ गलतियां करी हैं। और हियरिंग पर बुलाया जाएगा तो बहुत से लोग सुनवाई को ये सोच रहे हैं कि हमें कोर्ट में बुलाया जाएगा, जज साहब के सामने हमें बुलाया जाएगा, लेकिन ऐसी सच्चाई बिल्कुल नहीं है। हियरिंग केवल अदालत और कोर्ट में नहीं होती है, वैसे भी नॉर्मल स्टेज पर सरकार करवा सकती है। तो ये इस हियरिंग में कौन कौन अधिकारी, कौन कौन से लोग इसमें शामिल होंगे, पहले तो उस पर बात कर लेते हैं। सबसे पहला तो डर लोगों में यही है कि हमें कोर्ट में बुलाया जाएगा, तो इसको मैं क्लियर कर देता हूँ। हियरिंग में कौन कौन से अफसर शामिल होंगे? स्टेट गवर्नमेंट द्वारा नियुक्त नोडल अधिकारी, यानी राज्य सरकार ने जिन अधिकारियों को नियुक्त किया है वो शामिल होंगे। सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा नियुक्त जो कर्मचारी हैं या भी अधिकारी जो भी हों वो वहां पर हो सकते हैं, या फिर ईआरओ जिसको इलेक्टोरल रजिस्ट्रेशन ऑफिसर बोलते हैं, है ना। इसका काम क्या होता है कि अपने क्षेत्र के जितने भी मतदाता हैं उनको संगठित करना, उनमें जो भी कमियां हैं उन्हें सुधारना। इनके अंडर बीएलओ काम करते हैं, ऐसे आप लोग समझ सकते हो, ठीक है। तो इनमें ये ईआरएम जो होंगे, ईआरओ, ये आपका जो हियरिंग है यही आपको बुलाएंगे और यही आपसे सवाल पूछेंगे। आपको इन्हीं के सामने प्रस्तुत होना है, कहीं पर कोई वकील और जज के सामने आपको नहीं जाना। तो ये डाउट क्लियर हो गया। उसके अलावा हियरिंग में 12 तरह से दस्तावेज आपसे मांगे जाएंगे, वो आपको सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया की ऑफिशियल वेबसाइट पर भी मिलेंगे। और चलिए आज मैं आपको यहाँ पर बता भी देता हूँ, क्योंकि बहुत से लोग पिछली वीडियोस में कमेंट करते आए हैं कि आप हमेशा 12 दस्तावेज कह के हट जाते हो और वो 12 दस्तावेज हैं कौन से वो आप नहीं बताते हो। तो चलिए आप सभी की शिकायत को मैं दूर करता हूँ और उन 12 दस्तावेजों को बहुत ध्यान से सुनिए, कहीं पर हो सके तो नोट कर लीजिए। नंबर 1 पर आपका होता है गवर्नमेंट जॉब पेंशन डॉक्यूमेंट्स। अगर आपके घर में किसी की गवर्नमेंट जॉब है तो उनका जो भी कॉल लेटर आया होगा या तो वो आपके पास हो, या फिर सैलरी स्लिप, है ना, या अगर कोई पेंशनर है बुजुर्ग घर में तो, या फिर दिव्यांग जो भी पेंशनर हैं उनकी पेंशन स्लिप आपके पास हो, पेंशन का जो पासबुक स्टेटमेंट है वो आपके पास हो। इसके अलावा गवर्नमेंट इशूड आइडेंटिटी डॉक्यूमेंट, यानी गवर्नमेंट के द्वारा जारी किए गए पहचान पत्र। जैसे कि आपको मैं बता दूं कि बैंक, है ना, बैंक, पोस्ट ऑफिस, एलआईसी, पीएसयू, यही इन लोगों में अगर आपने कहीं पर बीमा या रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया हो, इंश्योरेंस वगैरह, उसका कार्ड आप दे सकते हो, है ना। वोटर आईडी कार्ड भी आप यहाँ पर लगा सकते हो, लेकिन उसे केवल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में ही माना जाएगा। इसके अलावा 1 जुलाई 1987 से पहले का कोई भी दस्तावेज अगर आपके पास हो तो भी आप यहाँ पर उसे प्रस्तुत कर सकते हो। तीसरे नंबर पर आता है बर्थ सर्टिफिकेट। इससे तो आप भली भांति परिचित होंगे, पिछले 3 महीनों में आपने इसे कई बार सुना होगा, जन्म प्रमाण पत्र। और नहीं है तो कैसे बनेगा वो भी मैंने आपको बताया कि आप अपना जो एफिडेविट है कोर्ट के माध्यम से बनवा सकते हो। साथियों, यहाँ पर मैं इससे पहले कि आगे बताऊं उससे पहले मैं आपको यहाँ पर एक चीज़ बता देना चाहता हूँ। अगर आपको किसी योजना से को लेकर के प्रॉब्लम है, आपको नहीं पता है कि उस योजना में आवेदन कैसे करना है, या फिर कोई भी सरकारी कार्ड आप बनवाना चाहते हो, आप उसे बनवा नहीं पा रहे हो क्योंकि आपको प्रोसेस नहीं पता है कि किस विभाग से बनेगा, कौन से दस्तावेज लगेंगे, महिला के से रिलेटेड कितनी योजनाएं होती हैं, आवास अगर आपके पास नहीं है, आप किराए के मकान में रहते हो तो आवास आपको कैसे मिलेगा। तो इन सभी चीज़ों को समेट के मैंने एक ई बुक पीडीएफ जो है उसमें रख दिया है। अगर आपको वो पीडीएफ चाहिए तो नीचे मेरे व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर क्लिक करके मेरा व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पर मैं वो जो बुक का पीडीएफ है वो मैं आपको दे दूंगा। तो अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं चौथे डॉक्यूमेंट की। 4th डॉक्यूमेंट साथियों यहाँ पर है पासपोर्ट। और पासपोर्ट अगर आपके पास है तो ये भी आपके एज इट इज़ बर्थ सर्टिफिकेट की तरह ही वर्क करता है। इसके बाद आ जाता है मैट्रिकुलेशन, यानी कि हाई स्कूल की मार्कशीट अगर आपके पास है या फिर उसका सर्टिफिकेट आपके पास है तो यहाँ पर ये भी आपके जन्म प्रमाण पत्र की तरह ही वर्क करती है। टोटल हो गए आपके 5 डॉक्यूमेंट। इसके बाद देखिए नंबर 6 पर आता है परमानेंट रेजिडेंशियल एड्रेस, यानी निवास प्रमाण पत्र। अगर आपके पास है तो भी आपको ये सेफ रखेगा। उसके बाद आ जाता है फॉरेस्ट राइट सर्टिफिकेट, ये वन अधिकार प्रमाण पत्र होता है। SC ST OBC अगर आप हो तो आपका कास्ट सर्टिफिकेट भी यहाँ पर लग जाएगा। NRC, अगर आपके राज्य में NRC हो चुका है
तो उसका भी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर देना पड़ेगा। इसके बाद नंबर 10 पर फैमिली रजिस्टर यानी वंशावली प्रमाण पत्र। आपको ये प्रूफ कर दो किसी तरह से कि आपके दादा परदादा पूर्वज यानी कि जो भी हैं वो भारत में ही रहे हैं, इसलिए भी आप प्रूफ कर सकते हो। इसके अलावा 11 नंबर पर आता है लैंड एंड हाउस अलॉटमेंट, यानी कि अगर आपके घर मकान दुकान किसी की रजिस्ट्री है पुरानी तो भी आप यहाँ पर दिखा सकते हो। और 12 नंबर पर सबसे लास्ट में सुप्रीम कोर्ट ने रखा है आधार कार्ड को। जिसके पास कोई दस्तावेज नहीं है वो आधार कार्ड को यूज़ कर सकता है, लेकिन इसे केवल सपोर्टिव डॉक्यूमेंट के रूप में यूज़ किया जाएगा। नागरिकता का ये अकेले प्रमाण नहीं है। मैं यहीं पर इस चीज़ को क्लियर कर दूं, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पर डाउट करते हैं कि आधार कार्ड से हम नागरिकता प्रूफ कर देंगे, जबकि सच्चाई ये है कि आधार कार्ड से नागरिकता प्रूफ नहीं हो सकती। इसके बाद आता है वोटिंग हियरिंग डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से 3 कैटेगरीज में यहाँ पर डिवाइड करी जाएंगी। अब वो 3 कैटेगरीज कौन सी हैं? 1 जुलाई 1987 से 2 दिसंबर 2004 के बीच में जिनका जन्म हुआ है, इन एज वर्ग के हिसाब से आपको हियरिंग पर बुलाया जाएगा। तो इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने हैं। माता पिता में से किसी एक का डॉक्यूमेंट आपको नहीं दिखाना। अगर आपका जन्म 1987 से पहले हुआ है और 1987 से 2004 के बीच में हुआ है तो आपको अपना कोई एक दस्तावेज दिखाना है इन्हीं 12 में से, और अपने माता पिता में से किसी एक का भी कोई डॉक्यूमेंट आपको दिखाना पड़ेगा। अगर आपका जन्म 2 दिसंबर 2004 के बाद हुआ है तो इसमें आपको अपने डॉक्यूमेंट तो देने ही देने हैं, साथ में माता पिता के भी एक एक दस्तावेज आपको देना पड़ेगा, दोनों के, माता पिता दोनों के। ये कैटेगरी सबसे ज़्यादा स्ट्रिक्ट मानी जाती है, क्योंकि ये जो कैटेगरी है इन लोग के पास डॉक्यूमेंट की कमी होती है। इसी वजह से यहाँ पर ERO इस पर काफ़ी ज़्यादा सख्त होने वाले हैं। हियरिंग के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग डॉक्यूमेंट कौन से हैं? 5। जब सुनवाई पे आपको बुलाया जाए तो आप इनको लेकर जरूर जाएं। जिसमें नंबर 1 पर आ जाता है, मैंने आपको बताया था, गवर्नमेंट जॉब अगर आपकी है या फिर पेंशन आपको मिलती आ रही तो उसका कोई पत्र आप ले जाइएगा। पासपोर्ट वगैरह ये सब मैं आपको बता चुका हूँ कि ये 5 तो आपको कतई लेके जाने हैं 12 में से। चाहे जन्म प्रमाण पत्र ले जाओ, चाहे 10th क्लास की मार्कशीट ले जाओ, पासपोर्ट ले जाओ, निवास प्रमाण पत्र ले जाओ, या फिर घर मकान की रजिस्ट्री का कोई कागज़ ले जाओ। ये 5 महत्वपूर्ण है। इसके अलावा आप जो 7 बच जाते हैं वो भी ले जा सकते हो, बट ये आपको कंपलसरी है ले जाना, इनमें से कोई एक। इसके बाद कौन से डॉक्यूमेंट आपको वहाँ पर बिल्कुल भी नहीं दिखाने हैं भूल के भी। अगर आप ये दस्तावेज दिखा देते हो तो आप फंस सकते हो। आपको फर्जी डॉक्यूमेंट बिल्कुल भी नहीं दिखाने हैं। ये तो कतई मत करना कि जन्म प्रमाण पत्र किसी फर्जी दलाल से आप बनवा लो और वो लेके आप पहुँच जाओ। अगर जाँच हुई और आपका जो भी आप जाली प्रमाण पत्र बना के ले जा रहे हो आप पकड़े गए तो आपको अवैध घुसपैठिया माना जा सकता है, फिर आप इसके जिम्मेदार स्वयं होंगे। इसके बाद दलाल से बनवाया हुआ आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, पैन कार्ड, जन्म प्रमाण पत्र, पासपोर्ट अगर दलाल के थ्रू बनवाया है तो ये भी लेके मत जाइएगा, क्योंकि इसकी जो रियलिटी होती है इसकी जानकारी कुछ नहीं होती कि आधार जो अभी अब डॉक्यूमेंट आपका है वो कितना ओरिजिनल है, इसकी कोई भी गारंटी नहीं होती। इसके अलावा पैसे देकर बनवाया गया बर्थ सर्टिफिकेट, वही दलाल के थ्रू अगर आप बनवाते हो तो मत लेके जाना। अगर फ्रॉड पकड़े गए तो नाम हमेशा के लिए आपका इलेक्टोरल जो लिस्ट है उससे हमेशा के लिए काट दिया जाएगा। भविष्य में आप कभी भी दोबारा वोटर लिस्ट में नाम नहीं जुड़वा पाओगे। रीअप्लाई का मौका भी आपको नहीं मिलेगा, अपील करने का ऑप्शन भी आपके पास नहीं रहेगा, और इलीगल आप नागरिक घोषित हो सकते हो। तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि कोई भी फर्जी दस्तावेज आप लेके ना जाएं। इसके अलावा साथियों, अंतिम वीडियो के अंतिम समय में मैं आपसे एक ही अपील करूंगा कि कोई भी फर्जी डॉक्यूमेंट ना दिखाएं। जो भी आपके पास जेन्युइन डॉक्यूमेंट्स हैं केवल उन्हीं को लेकर के हियरिंग पर जाइएगा। तो जो भी जानकारी थी मैंने आपको पूरा बताया। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करिएगा, क्योंकि ये ऐसी चीज़ है जिसके बारे में सभी को जानकारी नहीं होती और हर कोई इसे यूट्यूब पर बताता भी नहीं है। तो फिलहाल के लिए आज की इस वीडियो को यहीं तक रखेंगे। फिर से मुलाकात होगी आप सभी से एक और नई मज़ेदार वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।